पहले जब हम पढ़ाई करते थे उस समय हमें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता था? वो जो सबसे ज़्यादा जो डर लगता था वो लगता था हमें एग्ज़ाम टाइम पे। अब एक चीज़ सोचो कि जब एग्ज़ाम साल में एक बार होता है तब उस एग्ज़ाम से इतना डर लगे, तो एक चीज़ सोचो कि अगर एग्ज़ाम हर महीने हो तो कैसा रहेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, ये फालतू की कोई बातें नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ केपीआई के बारे में। आज मेरे पास जो एक लिस्ट आई है उसमें है केपीआई फेडरल इंचार्ज के बारे में कुछ डिटेल। उसमें मैं आपको फेडरल इंचार्ज के जो टोटल मंथली जो प्रोसेस होगी उसमें आपको 100 नंबर के अनुसार उसमें आपको नंबर दिए जाएंगे। इसमें कुछ 8 पॉइंट हैं, जिसमें जो पहला है वो है, मैं आपको स्क्रीन पर भी बता दूंगा और यहाँ से बोलकर भी बता दूंगा। पहला है रिडक्शन इन AT&C लॉसेस ऑफ सर्कल। अब आप AT&C के लॉसेस के बारे में जानती होंगे, एग्रीगेट, टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस। पहला जो लॉसेस है वो टेक्निकल लॉसेस है और दूसरा है वो कमर्शियल लॉसेस। अब जो टेक्निकल लॉसेस होते हैं वो होते हैं नेटवर्क डिजाइन, नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, नेटवर्क ऑपरेशन पैरामीटर्स, और ये भारतीय नेटवर्क के लिए सामान्य रूप से 10% की सीमा में होते हैं। इसके बाद में जो वाणिज्यिक नुकसान या जिसको हम बोल सकते हैं कॉमर्शियल लॉसेस, उन लॉसेस के अंतर्गत आते हैं चोरी और रुकिंग, एमआईएस के मुद्दे, अकुशल बिलिंग, अपर्याप्त राजस्व संघर्ष, कम ग्राहक संतुष्टि, इस तरीके के ये पैरामीटर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं AT&C लॉसेस। और इसका जो इसके ये सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसके जो वेटेज है, मतलब इसके जो नंबर हैं वो 30 नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें। और इसके जो माइनस मार्किंग है वो है तीन इसमें माइनस मार्किंग है। तो इस प्रकार से ये मंथली अपडेट होगा और मंथली आपको AT&C लॉसेस के बारे में डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। और डिटेल वैसे तो ऑटोमेटिक चली जाएगी, लेकिन ये जो डिटेल है, जो लॉसेस फिलहाल चल रहे हैं उस लॉसेस से कम ही होना चाहिए। अगर वो लॉसेस बढ़ जाते हैं तो आपको यहाँ पर माइनस मार्किंग आपकी यहाँ पर होने वाली है। केपीआई सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं हो तो ये केपीआई सिस्टम जल्दी लागू होने वाला है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कल इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था फायदे और नुकसान। अगर वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, रिडक्शन इन AT&C लॉसेस ऑफ सर्कल। इसके बाद में है दूसरा है वेरिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर इंडेक्स। अभी कुछ दिनों पहले आपने DT नंबर लगाए थे, DT नंबर में जो इसी प्रकार का था, जो कंज्यूमर थे उनका वेरिफिकेशन होना जरूरी था। तो इसमें भी आपको कुल 20 नंबर का ये है, 20 नंबर का इसका वेटेज है और 2 नंबर इसमें माइनस मार्किंग है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है वो है इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट टू फंक्शनल ऑफ फीडर मीटर टू कंकट जेन विथ 24 आवर्स। मतलब आप जिस फीडर इंचार्ज है, अगर उस फीडर का जो मीटर है अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो आपको 24 आवर्स में अपने जेन को सूचित करना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला इसका जो मार्किंग है वो 10 नंबर इसका वेटेज है। इसके बाद में जो चौथा जो पॉइंट है वो है परसेंटेज एज डिफेक्टिव मीटर आउट ऑफ टोटल। मतलब आपके कुल कितने परसेंटेज सर्कल में जो आपके कंज्यूमर है, टोटल कंज्यूमर है, उसमें से कितने परसेंटेज आपके मीटर डैमेज है। वैसे मेरे हिसाब से कुछ आंकड़े थे, उसके हिसाब से 4% से ऐसा कुछ है रूरल में। अर्बन के इलाकों में 2% है। अगर आपके 4% मीटर डिफेक्टिव है तो आपको इसमें माइनस मार्किंग हो सकती है। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा। इसके बाद में है 5वां नंबर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ 11 kV फीडर ट्रिपिंग। मतलब 5वां जो पॉइंट है वो है कि आपकी जो 11 kV है, 11 kV की जो फीडर है उसकी जो ट्रिपिंग है वो लिमिट मात्रा में होनी चाहिए। मतलब एक लिमिट होनी चाहिए उसकी, उससे ज़्यादा अगर आपकी ट्रिपिंग आती है तो फिर आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ये भी इसमें एक सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि किस तरीके से इसमें सुधार होगा। वैसे बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि अगर वैसे ये चीज़ अच्छी है कि अगर इस तरीके का सिस्टम हो जाए तो सबको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। प्रॉब्लम तो शुरू में होगी, लेकिन बाद में एक सेटअप बन जाएगा, उसके बाद में ये अच्छी तरह से चालू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें जो सेफ्टी डिवाइस, क्योंकि एक फीडर की 11 kV की फीडर की अगर ट्रिपिंग रोकनी होती है तो आपको पता है उसमें कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो अगर चीज़ें सारी मिल जाए, सेफ्टी डिवाइस से लेकर जितने भी मेंटेनेंस के सामान चाहिए वो अगर सारे टाइम टू टाइम मिलते रहें तो इस तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। इसके बाद में छठा जो पॉइंट है वो है रिडक्शन इन फैटल एक्सीडेंट एम्प्लॉय एंड पब्लिक। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वैसे एक्सीडेंट होने ही नहीं चाहिए, चाहे किसी कर्मचारी का हो या किसी पब्लिक का हो, एक्सीडेंट तो 0 हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंतर्गत कि अगर आपके फीडर के ऊपर किसी का एक्सीडेंट
एम्प्लॉय या किसी का भी एक्सीडेंट अगर होता है तो इसमें भी आपको माइनस मार्किंग हो सकती है। लेकिन ये किसी के बस में वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ लापरवाहियाँ होती है तो फिर उसमें तो कौन ध्यान रखे। लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे कोई अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई लूज पॉइंट है जहाँ पर पब्लिक एक्सीडेंट हो सकता है तो वहाँ पर सुधार किए जा सकते हैं। तो इसमें भी अगर कुछ नेगेटिविटी पाई जाती है तो इसके भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसके बाद में 7वां जो पॉइंट है वो है रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्रॉम पीडीसी एंड डीसी कंज्यूमर। वैसे तो फ्रेंड आप समझ ही गए होंगे सॉरी, जो 7वां जो पॉइंट है रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्रॉम पीडीसी एंड डीसी, इसमें जो बकाया राशि है वो उसका भी एक वही रिकवरी वाला सिस्टम है। मार्च में जिस तरीके से हम रिकवरी करते हैं उसी तरीके का सिस्टम है। अब आपको हर महीने एक रिकवरी का सिस्टम लागू करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो भी बकाया राशि है उस तरीके का आपको ध्यान रखना होगा, और बकाया राशि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको मतलब टाइम टू टाइम आप उसको रिकवर करते रहे। इसके बाद में 8वां जो लास्ट पॉइंट है वो है टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय पीडीसी एंड देयर परमिट टू AN/JN। ये जो 8वां पॉइंट जो निकल के आता है वो है कि आपके एरिया में अगर कोई कनेक्शन चोरी से चल रहा है या पीडीसी हो रखा है, इसके बाद में उसने अलीगल तौर से पड़ोस से कनेक्शन ले रखा है या आजू बाजू से कहीं से कनेक्शन ले रखा है, तो इस तरीके की सूचना आपको अपने संबंधित JN/IN को देनी होगी। इसके भी आपको 5 नंबर आपको यहाँ पर इससे मिलने वाले हैं। तो इस तरीके का ये टोटल 8 पॉइंट वाला शेड्यूल है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा और इसका मैं पोस्ट भी डाल दूंगा। इसके बाद में वो आपको यहाँ मिल जाएगी, या फिर जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं ये पोस्ट डाल दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो टोटल ये 8 जो पॉइंट हैं एक फीडर इंचार्ज के लिए, ये अभी ये इसमें टोटल 100 नंबर की मार्किंग है और 100 नंबर में से आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको लगता है कि इसमें करेक्शन होना चाहिए या आप इसके अधिक कोई काम है, तो अगर आपकी जो ऑफिशियल लेवल पर अगर मीटिंग होती है तो आप उसमें बता सकते हैं कि भाई हम ये काम करते हैं और ये काम इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आप उसको इंक्लूड करवा सकते हैं। या फिर कोई काम आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम हमारे बस का नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते, तो आप उसको हटाने की मांग रख सकते हैं। तो इस तरीके के ये सारे पॉइंट्स हैं, और JNs को भी अपने अपने पॉइंट मिल चुके हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे JNs को जो लिस्ट मिली है उनको कितने क्या पॉइंट मिले हैं, क्या क्या उनको मिला है, वो भी हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। अगर इस वीडियो के बारे में या इस वीडियो इंचार्ज के जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं KPI के बारे में, अगर इसके बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए यही थी नोटिफिकेशन, ये थी रिलेटेड न्यूज़, तो मैंने आपको बता दी। और कल मैंने KPI के बारे में जैसा कि पहले बताया वीडियो बनाया था, अगर वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कल हम JN के जो पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद आगे की घंटी को जरूर बजाना, ताकि हमारी जब भी कोई भी नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।